संजीवनी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भाग 3 का जो बचा हुआ आगे का मामला है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आपको याद होगा भाग 3 जब मैं शुरू किया था, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, तो उसमें हमने आपको बताया था कि टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला मौलिक अधिकार समता या समानता का अधिकार था, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक था। उसके पीछे अनुच्छेद 12 और 13 भी आपको पढ़ाए गए थे। तो पहला जो मौलिक अधिकार था समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 18 तक था, वो आपको पहले वाले क्लास में बताया जा चुका है। अब आगे का मौलिक अधिकार दूसरा हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। टोटल हम लोगों को 6 पढ़ना है। तो दूसरा मौलिक अधिकार आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संजीवनी क्लासेस का आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए, है ना। तो चलिए अब दूसरा मौलिक अधिकार हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम। ठीक, ये कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया है कि टोटल 6 मौलिक अधिकार है और हर एक मौलिक अधिकार का पहला नंबर की विषय वस्तु क्या है और कहां से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए स्वतंत्रता का अधिकार शुरू करते हैं। इसमें अनुच्छेद 19 ये क्या है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, अब इसका क्या मतलब है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक मतलब बोलना, भाषण देना। अभिव्यक्ति मतलब कोई भी चीज दिखावा करना। जैसे मान लीजिए हमें देश प्रेम का अभिव्यक्ति करना है तो हम झंडा फहरा सकते हैं, राष्ट्रगान वगैरह गा सकते हैं। तो ये सब अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जैसा कि देखिए पहले भी हमने आपको बताया है कि कोई भी जो आर्टिकल आ रहा है इसका पार्ट भी होता है। तो अनुच्छेद 19 में भी टोटल 6 पार्ट हैं। तो 6 पार्ट काफी महत्वपूर्ण है, वीवीआई है, ये आपको याद करना है ना। तो 6 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर से मैं इसको लिख रहा हूं, देखिए अनुच्छेद 19 क्लोज 1, एक्चुअल में जो ऊपर वाला लिखा रहता है वो क्लोज 1 होता है। पहले भी हमने बताया है कि इसको संवैधानिक शब्द में क्लोज बोलते हैं। पहले के क्लास आप देखेंगे तो वहां क्लियर मामला होगा। तो इसमें क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, अब इसमें नोट करके समझेंगे, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 19(1) जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें इसका अर्थ हमने आपको यह भी बताया कि वाक मतलब बोलने का आजादी है, भाषण देने का आजादी है। अभिव्यक्ति मतलब कोई भी चीज दिखाने की भी आपको स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार के रूप में आपको दिया गया है। तो मैं पहले भी एक चीज आपको बताते रहा हूं कि देखिए ये मौलिक अधिकार के रूप में आपको जरूर दिया गया है, लेकिन इसकी एक सीमा भी होती है। बोलने की आजादी आपको है, इसका मतलब ये नहीं कि देशद्रोहात्मक आप बात बोलेंगे। ऐसी स्थिति में आपको सजा भी हो सकता है। तो कुछ मामले नोट में हम लोग समझेंगे। देखिए इसी अनुच्छेद के तहत क्या क्या और आपको स्वतंत्रता दिया गया है। तो पहला ए में आपको जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार,
ये 2005 में लागू हुआ था आरटीआई। तो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जो कि 2005 में लागू हुआ था, ये काफी महत्वपूर्ण है। काफी पूछा जाता है कि आरटीआई कब से लागू हुआ था, तो 2005 से लागू हुआ था। तो आरटीआई का जो अधिकार आपको दिया गया है, इसी अनुच्छेद 19(1) क्लोज 1 के तहत, यानी वाक्य एवं अभिव्यक्ति के तहत आपको ये स्वतंत्रता दिया गया है, अधिकार दिया गया है। आरटीआई आप अच्छी तरीके से समझते हैं। कोई भी जो विभागीय सूचना होता है, आप आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे सेना से संबंधित आप सूचना नहीं ले सकते, खुफिया विभाग से संबंधित सूचना नहीं ले सकते, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह से संबंधित आप सूचना नहीं ले सकते हैं। और दूसरा नोट में समझेंगे, जो भारत में मीडिया को प्रेस भी हम लोग बोलते हैं, जो भारत में मीडिया या प्रेस की जो स्वतंत्रता है, यह भी अनुच्छेद 19(1) के तहत ये स्वतंत्रता दिया गया है मीडिया को। ध्यान रखेंगे, इस मीडिया के अंतर्गत विज्ञापन नहीं आता है, एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, फिल्म वगैरह नहीं आएगा। ठीक, मीडिया के अंतर्गत विज्ञापन और फिल्म को नहीं रखा गया है। तो केवल ये मीडिया को स्वतंत्रता देता है, विज्ञापन और फिल्म को नहीं। ठीक, अब तीसरा इसमें मामला समझेंगे। तिरंगा जो फहराने का अधिकार है, तिरंगा फहराने का जो अधिकार है, ये कब से लागू हुआ है आम लोगों के लिए? तो 2004 से लागू हुआ है। देखिए, पहले 2004 से पहले तिरंगा फहराने का जो आम आदमी को जो अधिकार था, वो केवल 2 अवसरों पर था। एक 15 अगस्त को और दूसरा 26 जनवरी को। एक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और दूसरा गणतंत्र दिवस के अवसर पर आम आदमी तिरंगा फहरा सकता था, झंडा फहरा सकता था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति के तहत तिरंगा फहराने का अधिकार अब आम लोगों को सालों भर दिया है। आप सालों भर तिरंगा फहरा सकते हैं। तो ये अधिकार कब से दिया गया है? 2004 से दिया गया है। और इसमें भी ध्यान रखेंगे, तिरंगा फहराने का अधिकार दिया गया है तो इसमें भी कुछ शर्तें हैं, है ना। आप अपमानजनक तरीके से नहीं फहरा सकते हैं, सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। तो यह था अनुच्छेद 19 क्लोज 1। इसमें टोटल 6 है। अब आगे देखिएगा, अनुच्छेद 19 क्लोज 2, है ना। नहीं, 19 जो था ना, 19(1) क लिखिएगा, उसको क के जगह ए भी लिखता है। जहां मैंने 19 केवल इसके पहले केवल क्लोज 1 लिखा था, वहां आप क कर लीजिएगा, क के जगह इंग्लिश में ए भी लिखता है। ठीक, अब दूसरा देखिएगा, इसमें अनुच्छेद 19 1 ही होता है और ये ख होगा या इंग्लिश में बी लिखता है। अब इसमें क्या आपको अधिकार दिया गया है? तो शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक। अनुच्छेद 19(1) ख के तहत शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की आपको स्वतंत्रता दिया गया है। अब इसका अर्थ समझेंगे। शांतिपूर्ण का मतलब आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब कि आपको सम्मेलन करने का मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन जो सम्मेलन होगा वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और साथ ही साथ निरायुध होना चाहिए। देखिए, ये सब संवैधानिक शब्द है, तोड़ के समझेंगे बिल्कुल आसान होता है। निरायुध का मतलब होता है युद्ध को भड़काने वाला नहीं होना चाहिए। तो आपका जो सम्मेलन है, सम्मेलन करने का मौलिक अधिकार जरूर दिया गया है, लेकिन इसमें 2 शर्त लगाए गए हैं। पहला शर्त है कि सम्मेलन का उद्देश्य जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, और दूसरा इसमें लगाया गया है कि युद्ध को भड़काने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई सम्मेलन कर रहे हैं और उसका उद्देश्य जो है सांप्रदायिक दंगा भड़काना हो,
या किसी के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा का उद्देश्य हो, तो ऐसी स्थिति में आप सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। तो ये था अनुच्छेद 19 वन ख। अब तीसरा समझेंगे अनुच्छेद 19 वन ग, या इंग्लिश में सी लिखेंगे। ये क्या है? तो संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 19 वन ग में क्या अधिकार आपको दिए गए हैं? तो संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो इसका मतलब क्या हुआ? संगम या संघ का मतलब क्या हुआ? तो नोट में समझेंगे। तो भारत में ध्यान रखेंगे, कोई भी राजनैतिक पार्टी हो, कोई भी राजनैतिक पार्टी हो, सामाजिक संस्था हो या सहकारी समिति हो, ये टोटल जो आपको अधिकार दिए गए हैं, ये अनुच्छेद 19 वन ग के तहत दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब, भारत में कोई भी राजनीतिक जो पार्टी गठित हुआ है या आप भी कर सकते हैं, तो ये संविधान में इसका प्रावधान कहां किया गया है? तो अनुच्छेद 19 वन ग में किया गया है। इसी के तहत अनुच्छेद 19 वन ग के तहत भारत में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है, और ये अधिकार आपको भी दिए गए हैं। आप भी राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारा सामाजिक संगठन भी होता है, उसका भी गठन इसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, सहकारी समिति होता है, इसका भी गठन इसी के तहत किया जाता है। तो यह था अनुच्छेद 19 वन ग। अब चौथा समझेंगे अनुच्छेद 19 वन घ, या डी भी लिखा जाता है। ये क्या है? तो सर्वत्र भारत में भ्रमण, भ्रमण मतलब घूमना, भ्रमण की स्वतंत्रता। ठीक, तो अनुच्छेद 19 वन घ क्या कह रहा है? सर्वत्र मतलब पूरा, कहीं भी, सर्वत्र भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। यानी अनुच्छेद 19 वन घ कहता है कि आप पूरे भारत में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। लेकिन मैं पहले भी आपको बताते रहा हूं कि इसकी एक लिमिटेशन भी है, सीमा भी है। अगर आप किसी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां मान लीजिए सांप्रदायिक सौहार्दता बिगाड़ना आपका उद्देश्य वगैरह हुआ, तो ऐसी स्थिति में आपके वहां घूमने पर या जाने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और किसी किसी व्यक्ति पर कभी कभी देखिएगा न्यूज में ये प्रतिबंध लगाया भी जाता है। तो ये था अनुच्छेद 19 वन घ। अब आगे देखिएगा, ये चौथा था। पांचवा देखिएगा अनुच्छेद 19 वन अंग, या इसको ए भी लिखा जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है? तो सर्वत्र भारत में बसने की स्वतंत्रता। ठीक, तो अनुच्छेद 19 वन अंग ये कहता है कि सर्वत्र यानी कहीं भी, पूरे भारत में आप कहीं भी बसने के लिए स्वतंत्र हैं। आप कहीं भी, जहां आपको इच्छा हो, आप वहां जमीन लीजिए और बस जाइए। लेकिन मैं पहले भी आपको बताते रहा हूं कि इसकी एक सीमा भी है, लिमिटेशन भी है। तो कुछ कुछ क्षेत्रों में आपके बसने पर रिस्ट्रिक्शन भी है, प्रतिबंध भी है। जैसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जम्मू कश्मीर हो या लेह लद्दाख हो, वहां आप अस्थायी रूप से नहीं बस सकते हैं, जमीन नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावे भी भारत का कुछ और क्षेत्र है जहां आप अस्थायी रूप से जमीन लेकर के नहीं बस सकते हैं। इसमें बहुत सारा क्षेत्र है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट का जितना 7 राज्य है, जिसमें असम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, तो वहां भी आप नहीं बस सकते हैं। गोवा, गोवा का नाम आप जानते होंगे, गोवा में भी आप अस्थायी रूप से जाकर के जमीन लेकर के नहीं बस सकते हैं। तो कुछ कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके ये अनुच्छेद 19 वन अंग के तहत
आप पूरे भारत में कहीं भी बसने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको मौलिक अधिकार के रूप में ये दिया गया है। अब अंतिम जो कि छठवां है, अनुच्छेद 19(6), ठीक, अनुच्छेद 19(6) ये क्या है? तो व्यापार वाणिज्य एवं वृत्ति करने का अधिकार, ठीक। कुल मिलाकर के अनुच्छेद 19(6) आपको पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति देता है। आप पूरे भारत में व्यापार कर सकते हैं, है ना, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन मैं पहले भी आपको बताया हूं कि इसकी भी एक सीमा है। अब व्यापार करने का मतलब यह नहीं कि आपको मौलिक अधिकार के रूप में आपको व्यापार करने का आजादी मिला हुआ है, स्वतंत्रता मिला हुआ है, तो आप बम, गोला बारूद, बम का व्यापार करने लगिए या बिहार में शराब का व्यापार करने लगिए। तो मैं पहले भी आपको बताया हूं कि स्वतंत्रता दिया गया है तो इस पर कुछ सीमा भी है, ठीक। अब एक चीज गौर करिएगा, देखिए अनुच्छेद 19(1) क, ख, ग, घ, अंग आया था। अंग के बाद अनुच्छेद 19(1) च आना चाहिए था, लेकिन देखिए च नहीं आया, ये गायब मिला है। तो मैं पहले भी आपको बताया हूं, जब इसके पहले मैं पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार के रूप में आपको दिया गया था। और संपत्ति का जो अधिकार था वो भाग 3 में 2 जगह लिखा हुआ था, एक अनुच्छेद 31 में और दूसरा अनुच्छेद 19(1) च में। और इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको खत्म कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। तो कुल मिलाकर के अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1) च अब ये नहीं है संविधान में, भाग 3 में ये नहीं है, भाग 3 से इसको हटा दिया गया है। ये मामला मैं पहले भी आपको बताया था। इसी वजह से आप देखेंगे अनुच्छेद 19(1) च यहां गायब मिला है, क्योंकि यहां संपत्ति का अधिकार था। इसी प्रकार से देखिएगा आगे अनुच्छेद 31 भी गायब मिलेगा, ठीक। बस, तो यह था आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 समाप्त हुआ। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 20, अपराधों के विषय में दोष सिद्धि का संरक्षण। ठीक, यह काफी एक महत्वपूर्ण आम नागरिकों को दिया गया एक मौलिक अधिकार है। अब इसका क्या मायने मतलब है? अपराधों के विषय में दोष सिद्धि का संरक्षण। देखिए एक चीज ध्यान से समझेंगे आप। देखिए सामान्य रूप से भारत में जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो फर्स्ट स्टेज में उसे अपराधी नहीं माना जाता है। जब कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो पुलिस का काम है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी। और भारत में पुलिस को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को वो अपराधी घोषित करे। पुलिस को व्यक्ति न्यायालय में प्रस्तुत करेगी और जब न्यायालय में व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा तो व्यक्ति भी अपना पक्ष रखेगा और दोनों पक्षों की बातों को न्यायालय सुनेगा और इसके बाद न्यायालय तय करेगा कि व्यक्ति दोषी है या दोष मुक्त है। उसके बाद न्यायालय सजा देगा या दोष मुक्त करेगा। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 20 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपराध को, ये कोई भी अपराध करता है या नहीं करता है तो उसे मौलिक अधिकार के रूप में ये दिया गया है तो अपनी अपराध नहीं किया है इसके लिए वो न्यायालय में वो अपना जवाब देगा। अब ध्यान रखेंगे इसमें भी महत्वपूर्ण क्लोज है।
अब इसका कौन कौन सा क्लोज है तो समझेंगे। अनुच्छेद 20 क्लोज 1, तो ये क्या कहता है, तो पूर्व व्यापी कानून के विरुद्ध संरक्षण, पूर्व व्यापी कानून के विरुद्ध संरक्षण, ध्यान रखेंगे ये सब काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। क्लोज 1 इसका क्या कहता है, अनुच्छेद 20 क्लोज 1 क्या कहता है, तो पूर्व व्यापी कानून के विरुद्ध संरक्षण। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति मान लिया जाए पहले कोई अपराध किया है और वर्तमान में, मतलब कोई भी अपराध मत कहिए, मान लीजिए पहले कोई काम किया और उसी विषय से संबंधित सरकार ने कानून बना दिया और उस विषय को मान लीजिए अपराधी बना दिया गया, अपराध बना दिया गया, तो क्या उस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। मतलब समझिएगा, उदाहरण के साथ यहां समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए, उदाहरण के तौर पर मैं बिहार को ही ले रहा हूं, 2016 में बिहार में शराबबंदी हुआ था, 2016 में बिहार में शराबबंदी हुआ, ठीक। अब मान लीजिए 2010 में कोई व्यक्ति मान लीजिए शराब अपने घर पर रखा था, 2010 में वो शराब रखा था अपने घर पर, तो उस समय 2010 में घर पर शराब रखना बिहार में अपराध नहीं था। लेकिन 2016 में ये क्या कानून बन गया कि आप घर में शराब नहीं रख सकते, प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है कि पहले तो ये रखा था शराब, तो क्या अपराधी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। यही अनुच्छेद 20 क्लोज 1 कहता है कि अगर पहले कोई व्यक्ति काम किया है, मान लीजिए उसी विषय को बाद में अपराध घोषित कर दिया गया, तो क्या अब उस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा? तो नहीं माना जाएगा। ठीक, पहला इसमें यह है। इसमें क्या क्या है? पहला इसमें यह है क्लोज 1 में, और इसमें क्या क्या है, तो इसमें और कहता है कि, अच्छा बी में समझेंगे, आगे समझेंगे। अनुच्छेद 20 क्लोज 2 क्या कहता है, तो क्लोज 2 कहता है कि दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण, दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई अपराध किया है और एक बार वो सजा काट लिया, तो उसी अपराध के लिए उसे फिर से सजा नहीं दिया जा सकता है। दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण मतलब 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है एक ही अपराध के लिए, है ना। तो मामला बिल्कुल स्पष्ट है। अब आगे अगला क्लोज 3 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 20 क्लोज 3 तो यह कहता है कि आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? तो यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए अपराध के स्वयं गवाह होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई अपराध किया है और उसी को कहा जाए कि तुम ही अपने अपराध के लिए गवाह बनो, तो ये इसका मतलब यही होता है। आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण मतलब कोई किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए अपने विरुद्ध उसको खड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक। बस, तो ये था आपका अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 समाप्त हुआ। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 21।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब समझेंगे। प्राण मतलब जीवन, एवं दैहिक का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सामान्य तौर पर एग्जाम में ऐसे ही लिखता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो इसका मतलब क्या होता है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 21 भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्ति के जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें किसी भी सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी या सरकार ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे व्यक्ति के जीवन पर कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो या व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई हनन हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बहुत सारी चीजों को रखा गया है, जैसे खान पान हुआ, रहन सहन हुआ, कपड़ा पहनना हुआ, बहुत सारे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होते हैं उसी को अनुच्छेद 21 में रखा गया है। हाँ, यहाँ ध्यान रखेंगे, मैं पहले भी आपको बताया हूं कि इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कोई गलत काम करें। जैसे मान लीजिए बिहार में शराबबंदी है, तो अब शराब पीना आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला नहीं मान सकते कि शराब पीना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और ये मौलिक अधिकार है, हम पिएंगे। ऐसा ही देखिएगा, जब 2016 में बिहार में शराबबंदी किया गया था तो मामले को बिहार सरकार जो कानून बनाई थी उस कानून को बिहार हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया था कि जो शराबबंदी है बिहार का, बिहार सरकार द्वारा, ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए इस शराबबंदी को खत्म किया जाए, शून्य घोषित किया जाए। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया हूं अनुच्छेद 13 में कि मौलिक अधिकार के विपरीत अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है तो सरकार द्वारा बनाई गई कानून जो है वो शून्य मानी जाएगी, खत्म मानी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, मैं पहले भी बार बार आपको बोलते रहा हूं कि इसकी एक सीमा भी है। सरकार जो है आपके स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक सौहार्दता के लिए कुछ लिमिटेशन भी लगाती है। तो शराब पीना सरकार जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इस पर सरकार ने रोक लगाया इस तरीके से। अब जीवन का ध्यान रखेंगे। जीवन में देखिए, इसमें जीवन में जो दिया गया है ये केवल मनुष्य को ही नहीं दिया गया है, ये इसमें जो जानवर है उनको भी अधिकार दिया गया है। यानी जानवर को भी अनुच्छेद 21 अधिकार देता है कि वो भी एक गरिमापूर्ण जीवन जिए। देखिएगा, कुछ कुछ जानवरों से संबंधित मामले होते हैं, जैसे आप देखिएगा आंध्र प्रदेश वगैरह में जाइएगा तो एक जल्लीकट्टू खेल होता था, है ना, जिसमें आप देखिएगा भैंसा वगैरह को दौड़ाया जाता था, ठीक ना। तो आप देखिएगा इसमें एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला गया था। मामले को आप याद रखेंगे, KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, ये केस का नाम होता है, ये 2017 का केस था। देखिए, इसमें एक व्यक्ति का नाम होता है और भारत संघ कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये केस का नाम होता है। तो ये 2017 में ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया था और ये जल्लीकट्टू के लिए गया था, जल्लूकट्टी के लिए। तो 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जानवरों के जीवन के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए 2017 में इसी केस के तहत जल्लीकट्टू को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। यानी ये खेल नहीं होगा, हालांकि अभी भी करता है लोग, अलग की बात है ना, लेकिन रोक लगा दिया गया है। तो ये था आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 समाप्त हुआ। अब आगे समझेंगे अनुच्छेद 22। गिरफ्तारी एवं निरोध। निरोध का मतलब होता है नजरबंदी।
के विरुद्ध संरक्षण। ठीक, यह भी काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अब ये क्या कह रहा है, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। निरोध ही एग्जाम में लिखता है, आपके समझने के लिए मैं नजरबंदी लिख रहा हूं। नजरबंदी का मतलब कि नहीं होता है कि प्रशासन पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और नजरबंद कर दिया, मतलब किसी को अब परिवार को न सूचना दिया गया इस तरीके से। तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 22 जो है ये आपको क्या क्या अधिकार देता है। जब भारत में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इसमें पहला नंबर मामला क्या है, तो गिरफ्तारी का कारण जो है पुलिस को बताना है। गिरफ्तार क्यों किया गया, पुलिस को इसका कारण बताना है, व्यक्ति को भी बताना है और उसके परिवार को भी बताना है। देखिएगा, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, प्रशासन गिरफ्तार करती है, तो उसके परिवार को भी सूचित किया जाता है ना। तो पहला नंबर की कारण, गिरफ्तारी का कारण बताना है, ये अधिकार देता है हम लोगों को, अनुच्छेद 22 ये अधिकार दिया है। दूसरा इसमें क्या है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटा के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और मजिस्ट्रेट तय करेगा कि व्यक्ति को जेल में रखा जाए या न रखा जाए। ठीक, तीसरा इसमें क्या है, तो व्यक्ति जो है वो अपने वकील से सलाह ले सकता है। ठीक, इसीलिए देखिएगा वकील को काफी यहां पावर दिया गया है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करेगी तो ये मौलिक अधिकार में वकील को अधिकार है कि वो उस व्यक्ति का पैरवी करेगा, कोर्ट में खड़ा होकर के उस व्यक्ति का पैरवी करेगा और इस तरीके से। तो ये था अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 समाप्त हुआ और कुल मिलाकर के जो दूसरा मौलिक अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक था। ये आपका 22 तक समाप्त हुआ, तो दूसरा मौलिक अधिकार भी आपका समाप्त हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार। अब तीसरा मौलिक अधिकार क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें केवल दो ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब इसमें एक एक आर्टिकल को समझते हैं। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, तो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। ठीक, मैं पहले भी बताते रहा हूं, ये सब संवैधानिक शब्द है, एग्जाम में इसी तरीके से लिखे हुए आते हैं, आपको इसका अर्थ समझना है। अर्थ बिल्कुल साधारण होता है। तो अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, इसमें दो शब्द आता है, दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। निषेध मतलब रोक, मना, रोकना या मना करना। तो अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के लिए दो चीज पर रोक लगाता है। एक है दुर्व्यापार, मतलब कहने का मतलब आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते, मानव तस्करी नहीं कर सकते, यानी मानव का खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते। ये मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। और साथ ही साथ बलात् श्रम, बलात् का मतलब होता है बलपूर्वक, बलपूर्वक, और श्रम मतलब काम करवाना। तो बिना किसी व्यक्ति के इच्छा के आप उससे बल के आधार पर, यानी बलात्, आप उससे काम नहीं करवा सकते। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी वो काम नहीं करेगा। उसे ये अनुच्छेद 23 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में उसे अधिकार दिया गया है। और ध्यान रखेंगे,
मैं पहले भी आपको बताते रहा हूं, अभी हर एक भाग का मैं महत्वपूर्ण आर्टिकल का क्या मतलब है समझा लेता हूं। अभी इसका डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, वर्णनात्मक आएगा, वहां बहुत सारी बातें अभी बची हुई है। देखिएगा, ये जो है नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी दिया गया है। ऐसे बहुत सारा मौलिक अधिकार दिया गया है, आगे चर्चा आएगा। नागरिक के साथ साथ गैर नागरिक, गैर नागरिक मतलब विदेशी, ये विदेशियों को भी ये अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी विदेशी बच्चे को आप ला करके भारत में बेचिएगा या किसी विदेशी व्यक्ति को भारत में ला करके बल के आधार पर काम करवाइएगा। तो ये जो अधिकार है नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी दिया गया है। ठीक, तो ये था अनुच्छेद 23। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 24। 14 वर्ष तक के बालकों को, बालक भी लिखता है, बच्चा भी लिखता है, बालकों या बच्चों को किसी नियोजन मतलब काम या खतरनाक कामों में लगाने पर प्रतिबंध है। ठीक, तो अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है? 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी नियोजन मतलब काम या खतरनाक कामों में लगाने पर प्रतिबंध, यानी अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को आप किसी भी प्रकार, चाहे वो खतरनाक काम हो या सामान्य काम हो, आप उसे काम में नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए देखिएगा, अक्सर प्रशासन पुलिस पकड़ता भी है। बाल श्रम जो नहीं बोलते हैं, बाल श्रम, तो बाल श्रम जो है भारत में अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये बहुत बड़ा एक अपराध माना जाता है। और बिहार में तो इससे भी बढ़ करके अच्छी कानून बनी है। देखिए, मौलिक अधिकार में ये 14 वर्ष तक का लिमिटेशन है, लेकिन बिहार सरकार ने 14 वर्ष को बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया है। मामला क्या हो रहा था ना कि मान लीजिए 12 साल का बच्चा है, तो 12 साल का बच्चा है ना, तब वो उसको काम पे लगा देता था होटल वगैरह में, प्लेट वगैरह में मान लेने पर, और पुलिस गया ना तो बोल देता था कि अरे ये लंबाई इसका नहीं बढ़ा है, नाटा है, ये वास्तव में 15 साल का है, 14 से बेसी हो गया है, 15 साल का है, जबकि हकीकत में मान लीजिए 12 साल का है, 11 साल का है। तो बिहार सरकार ने इस मामले को बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया है। और बिहार में बाल श्रम को रोकने के लिए, बिहार में बाल श्रम को रोकने के लिए मुस्कान अभियान चलाया गया है। मुस्कान अभियान। और ध्यान रखेंगे, बिहार में 18 वर्ष तक के, अगर 18 वर्ष या इससे नीचे के बच्चों को कहीं भी आप काम पर लगाते हैं, आप पर मुस्कान अभियान के तहत काफी कठोर कार्रवाई की जाती है। तो हालांकि मूल अधिकार में ये 14 वर्ष है और हमारे बिहार में ये 18 वर्ष तक कर दिया गया है। और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार कौन सा अभियान चलाती है? तो मुस्कान अभियान चलाती है। तो ये था आपका अनुच्छेद 24। और कुल मिलाकर के तीसरा जो मौलिक अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह समाप्त हुआ। तो आज का क्लास इतना ही ठीक है।